प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी का अध्याय कैदी और कोकिला। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज। फिर हम 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इस चैप्टर का आज चौथा तथा 5वां भाग देखेंगे और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कि वे कौन थे और किस प्रकार की रचना वे करते थे, और कैदी और कोकिला प्रसंग के बारे में जानेंगे जिसका वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। इसके बाद हम कविता की व्याख्या करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं बिना देरी के ये वीडियो। स्क्रीन पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो चित्र है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का। माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ अध्यापक, लेखक और कवि भी थे। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, गुजराती तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। हिंदी भाषा का प्रयोग भी आप इनकी कविताओं में देखेंगे। इनकी रचनाओं में हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण आदि प्रमुख हैं। विद्यार्थियों, कवि ने राष्ट्रीय भावना को अपनी लेखनी का विषय बनाया है, अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। इनकी रचनाओं में हमें देशभक्ति देखने को मिलती है। वहीं इनकी काव्य रचनाओं में खड़ी बोली और मुक्त छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। अब विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि खड़ी बोली क्या होती है। खड़ी बोली वह बोली है जो सामान्यतः हम बोलते हैं। यह भाषा की एक मिश्रित प्रवृत्ति है। वहीं मुक्त छंद वह छंद है जिसमें कविता के छंद विधान का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि पिछली कविताओं में हमने देखा कि कोई कवि साखी शैली में लिख रहा है, तो कोई वाक, तो कोई सवैया, किंतु इनकी रचनाओं में इस प्रकार के नियम का प्रयोग नहीं किया गया। विद्यार्थियों, इनकी कविता जिसका नाम कैदी और कोकिला है, हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। उसका विषय है अंग्रेजों का अत्याचार। कवि एक स्वतंत्रता सेनानी है, किंतु देश की स्वतंत्रता के लिए जो वो प्रयास कर रहा है, उस प्रयास के लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कारागार में डाल दिया है, जेल में डाल दिया है और उस पर अत्याचार किया जा रहा है। इस पर वह कविता लिखना चाहता है, अपनी अभिव्यक्ति लिखना चाहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। कवि ने जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके क्या कुछ प्रताड़नाएं दी जाती हैं, क्या कुछ यंत्रणाएं दी जाती हैं, उसका वर्णन किया है। इस प्रसंग में जब कवि कोयल की आवाज सुनता है तो उसे एक विचित्र अनुभव होता है, उसे कुछ अलग अलग महसूस होता है और इस पर उसके मन में एक काव्य रचना करने की, एक कविता लिखने की इच्छा होती है और वह कविता लिखता है और उस कविता का नाम है कैदी और कोकिला। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम उस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, क्या गाती क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। विद्यार्थियों, इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, तो आइए पहले हम उन कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं,
फिर उसके बाद हम इसकी व्याख्या जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। रह रह जाती हो का अर्थ होता है बोलते बोलते रुक जाना। कोकिल कोयल को कहते हैं, ईश्वर से उसे मीठी वाणी का वरदान मिला हुआ है, किंतु काले रंग की होती। संदेशा संदेश के लिए कहा गया है। आइए विद्यार्थियों, अब हम इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। कवि कहता है क्या गाती हो, प्रश्न कर रहा है। किससे प्रश्न कर रहा है? आधी रात में कोयल गा रही है और वह कोयल से प्रश्न कर रहा है कि तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, क्यों गाते गाते रुक रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो। यहां पर कोयल की आवाज में कवि को एक दर्द महसूस हो रहा है, उसे एक दर्द दिखाई दे रहा है, जिसका अनुमान कवि लगाने का प्रयास कर रहा है कि वह आवाज किसकी है, वह आवाज में क्या है, जिसका अनुमान कवि लगाने का प्रयास कर रहा है कि वह आवाज क्यों दर्द भरी है, क्योंकि कोयल की आवाज दर्द भरी ना होकर मीठी होती है। यहाँ पर कवि ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है। वह कहता है क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि को लग रहा है कि कोयल किसी का संदेशा लेकर आई है। किसका संदेशा लेकर आई है, कहां से संदेशा लेकर आई है? क्योंकि जो कवि है वो जेल में है और जो देश के लोग हैं उनकी क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, उनकी क्या हालत है, उसका संदेशा कोयल जो है वह कवि के पास लाई है। तो वह उससे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वह ये संदेशा लाई है। तो ये सब कवि के अनुमान, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो कोयल है वह अपनी एक अलग प्रकार की भाषा बोलती है जिसे कवि नहीं समझ पा रहा, उसका मात्र वह अनुमान लगा सकता है। अगली पंक्तियां हैं और उनके कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं। बटमारों का अर्थ होता है जो राह में आने जाने वाले लोगों को लूटते हैं, उसे कहते हैं बटमार। डेरे में यानी आवास में। तम का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है तम। हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा, हिमकर भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। कालिमामय यानी काले रंग की, और आली का अर्थ होता है सखी। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। पंक्ति है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा में जागी क्यों आली। यहां पर कवि कहता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें काली दीवारों के बीच में रखा जाता है, डाकुओं चोरों और बटमारों के साथ रखा जाता है, और ना ही उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना दिया जाता है और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी जेल में तड़प तड़प कर रह रहे हैं। आगे वे कहता है कि हमें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं और देखकर ऐसा लगता है, इस स्थिति को देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। किसका कड़ा पहरा है? ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों का कड़ा पहरा है, जो कि ना तो खाने को देते हैं, ना पीने को देते हैं और ना ही जीने देते हैं। कवि कहता है यह शासन नहीं है, यह तो अंधकार का गहरा प्रभाव है, और कहता है कि इस अंधकार के प्रभाव में जो हिमकर है, जो चांद है, वह भी इस रात में नहीं खिला है, वह भी इस रात में नहीं खिलना चाहता, इसलिए नहीं खिला है। तो हे कोयल, तू इस कालिमा में रात्रि में क्यों जागी है? हे सखी, तू क्यों इस रात्रि में जागी? विद्यार्थियों, यहाँ आपने कोयल की जो आवाज है उसके एक नए अर्थ को देखने का प्रयास किया। कोयल जो अपनी आवाज में गा रही है, जो कुछ कह रही है, कवि उसका अर्थ किस प्रकार अपनी स्थिति से जोड़कर निकालता है, और इतना स्वाभाविक अर्थ कविता को जीवंतता प्रदान करता है, कविता को जीवित बना देता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोयल क्यों आवाज दे रही है, यानी मध्य रात्रि में कोयल क्यों आवाज लगा रही है। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ
कैसा व्यवहार किया जाता था, इसके बारे में भी हमने जाना। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप घर जाकर इस कविता को पढ़ेंगे और स्क्रीन पर दिखाए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास भी करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो को देखने के लिए आप शेष कविता पढ़कर आए, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित। नमस्कार दोस्तों, आज हम पुष्पी पादपों की आकारिकी पाठ के कुछ और आगे के भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फल, बीज और एक प्रारूपी पुष्पी पादप यानी एंजियोस्पर्म का अर्थ तकनीकी विवरण। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषेकी पार्थेनोकर्णिक फल कहते हैं। प्राय फल में एक भीति अथवा फल भीति तथा बीज होता है। फल भीति शुष्क अथवा गुद्देदार हो सकता है। जब फल भीति मोटा तथा गुद्देदार होता है तब उसमें एक बाहरी भीति होती है जिसे बाह्य फल भीति कहते हैं। इसे मध्य में मध्य फल भीति तथा भीतरी ओर अंतः फल भीति भी होती है। आम तथा नारियल में फल के प्रकार को अष्ठिल ड्रूप कहते हैं। ये फल एकांडपी उदरवृत्ति अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। आम में फल भीति बाह्य फल भीति गुद्देदार एवं खाने योग्य मध्य फल भीति भीतरी कठोर पथरीली अंतः फल भीति के सुस्पष्ट रूप में विभेदित होते हैं। नारियल में मध्य फल भीति तंतुमय होती है। बीज निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्राय एक बीज वर्ण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक बीजपत्र होता है, जैसे कि गेहूं अथवा मक्का में, और चना व मटर में 2 बीजपत्र होते हैं। द्विबीजपत्र बीज की संरचना। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की 2 सतह होती है, बाहरी और बीज चौल, और भीतरी सतह को टेगमेन कहते हैं। बीज पर एक शत चिन्ह की तरह एक उर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 गुद्देदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूण पोष भोजन संग्रह करने वाला उत्तक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। चना, सेम तथा मटर में भ्रूण पोषण पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी है, जबकि अरंड में ये गुद्देदार होता है, यानी ये भ्रूणपोषी है। एक बीजपत्री बीज की संरचना। प्राय एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं, जैसे ऑर्किड। अनाज के बीजों जैसे मक्के में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भीति से संगलित होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होते हैं और भोजन का संग्रहण करते हैं। भ्रूणपोष की बाहरी भीति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है, जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा ढालाकार बीजपत्र होता है जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं।
इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। एक प्रारूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म की अर्ध तकनीकी विवरण। अर्ध तकनीकी विवरण पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। पौधे का वर्णन में उसकी प्रकृति, कायिक अभिलक्षण, मूल, तना तथा पत्तियां और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, फूल के भाग का वर्णन आता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे चिन्ह बताऊंगी जिससे आप अर्ध तकनीकी विवरण कर सके। BR का मतलब है सहपत्र, K का अर्थ है कैलिक्स, C का अर्थ है कोरोला, P का अर्थ है परिदल, A का अर्थ है पुमंग, G यानी जायांग। G के नीचे अगर एक रेखा खींची जाए तो इसे हम कहते हैं अधोवर्ती। G के ऊपर रेखा खींची जाए तो इसे कहते हैं ऊर्ध्ववृत्ति। इस चिन्ह को देखिए, इसका अर्थ होता है नर पुष्प, इसका अर्थ है मादा पुष्प, इसका अर्थ है द्विलिंगी पुष्प, इस चिन्ह का अर्थ है त्रिज्य सममिति और इस चिन्ह का अर्थ है व्यास सममिति। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट में बंद करते हैं और आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं। पुष्पी चित्र से फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यास क्रम और उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मात्र अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है जिसे डॉट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग क्रमवार चक्र में दिखाए जाते हैं। कैलिक्स सबसे बाहर की ओर तथा जायांग सबसे भीतर होता है। इस आसंजन तथा आसंजन को चक्कर में भागों तथा चक्कर के बीचों में इंगित करता है। इस वीडियो में हमने सीखा फल, बीज और एक प्रारूपी पुष्पी पादप यानी एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब हम पुष्पी पादपों की आकारिकी पाठ का आखिरी भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। पहला है फैबेसी। इस कुल को पहले पेपिलियोनिडी भी कहते थे। यह लेग्यूमिनोसी कुल का उपकुल था। यह सारे विश्व में पाई जाती है। कायकी अभिलक्षण: वृक्ष, झाड़ी, शाख, मूल, ग्रंथियों सहित मूल। अब देखते हैं इसका तना कैसा होता है। इसका तना सीधा अथवा प्रतान होता है। इसकी पत्तियां सरल अथवा संयुक्त पिछाकर एकांतर, पर्णाधार, तल्पयुक्त, अणुपर्णी
जालिका शिराविन्यास होता है। पुष्पी अभिलक्षण। पुष्प विन्यास असीमाक्षी, फूल उभयलिंगी, एक व्यास समिति। इसका कैलिक्स बाह्यदल 5 संयुक्त बाह्यदली कोरछादी पुष्पदल विन्यास होता है। इसका कोरोला दल 5 विमुक्त दली पेपिलियोनिशियस पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी यानी स्टैंडर्ड मानक अगले 2 पार्श्वीय पंख यानी विंग तथा 2 अग्र तथा सबसे भीतर वाले जुड़कर एक नूतल बनाते हैं। पुष्पदल विन्यास इसका वैक्सिलरी होता है। इसका पुमंग 10 पुंकेसर द्विसंधि परागकोश द्विकोष्ठी होता है। जायांग अंडाशय एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अनेकों बीजांड सहित एक कोष्ठीय वर्तिका एकल फल लेग्यूम होता है। इसका बीज एक से अधिक और अभ्रूणपोषीय होता है। इसका पुष्पी सूत्र कुछ इस प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, पुष्पी सूत्र काफी महत्वपूर्ण होता है जानना, इसको अच्छे से याद रखिए। और ये है इसका पुष्पी चित्र। अब हम आते हैं इसके आर्थिक महत्व पे। इस कुल के सदस्यों में अनेक प्रकार की दाल है, जैसे चना, अरहर, सेम, मूंग तथा सोयाबीन। कुछ खाद्य तेल जैसे सोयाबीन तेल और मूंगफली का तेल। कुछ रंग जैसे नील, ये नील कपड़ों पे लगाने के लिए काम आता है। कुछ तंतु जैसे सनई। चारा उदाहरणतः सेस्वेनिया और ट्राइफोलियम। कुछ सजावटी फूल जैसे ल्यूपिन और सुएपी। इस कुल में औषधि भी है, जैसे कि मुलेठी, ये काफी आयुर्वेदिक औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे कुल पे, जिसका नाम है सोलेनेसी। यह एक बड़ा कुल है, प्राय इससे आलू कुल भी कहते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले रहते हैं। इसका काय की अभिलक्षण देखते हैं। इसके पौधे प्राय शाकीय, झाड़ियां तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। इसका तना शाकीय, कभी कभी काष्ठीय, वायवीय, सीधा, सिलेंडर आकार, शाखित, ठोस अथवा खोखला, रोम युक्त अथवा अरोमिल, भूमिगत जैसे आलू। आलू को हम सोलेनम ट्यूबरोसम भी कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। इसकी पत्तियां एकांतर, सरल, कर्मी संयुक्त, पिछाकार, अनुपर्णी और इस पे जालिका विन्यास होता है। अब हम इसका पुष्पीय अभिलक्षण देखते हैं। इसका पुष्प विन्यास एकल, कक्षीय, ससीमाक्षी जैसे सोलेनम में होता है। फूल उभयलिंगी और त्रिज्य सममिति होता है। इसका कैलिक्स 5 बाह्यदल संयुक्त दीर्घस्थायी कोशपर्शी पुष्पदल विन्यास होता है। कोरोला 5 दल संयुक्त कोशपर्शी पुष्पदल विन्यास। इसका पुमंग 5 पुंकेसर दल लग्न होता है। जायांग द्विअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय ऊर्ध्वावर्ती, द्विकोष्ठी, बीजांडासन फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं। इसका फल संपुट अथवा सरस होता है। बीज भ्रूणपोषी और अनेक होते हैं। इसका पुष्पी सूत्र भी ध्यान रखिएगा। इसका पुष्पी सूत्र कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो कोरोला और जो पुमंग होता है ये आपस में जुड़े होते हैं। ये इसका पुष्पी चित्र है। इसका आर्थिक महत्व जानते हैं। इस कुल के अधिकांश सदस्य भोजन के स्रोत है, जैसे टमाटर, आलू, बैंगन। इस कुल में कुछ मसाले भी हैं, जैसे मिर्च। कुछ औषधि भी मिलेंगे, जैसे बेलाडोना और अश्वगंधा।
धूमक जैसे तंबाकू, कुछ सजावटी पौधे जैसे पेटूनिया। अब हम आखिरी कुल पे आते हैं जिसका नाम लिलिएसी है। इसे प्राय लिली कुल कहते हैं। ये एक बीजपत्री है और सारे विश्व में पाए जाते हैं। इसका कार्य के अभिलक्षण देखते हैं। दीर्घकालिक शाख सहित भूमिगत शक्लकंद, कार्म और प्रकंद। इसकी पत्तियां अधिकांश आधारी एकांतर, लंबे, अननुपणी, समांतर शिराविन्यास होता है। आइए इसका पुष्पीय अभिलक्षण देखते हैं। पुष्प विन्यास एकल तथा ससीमाक्षी, प्राय पुष्प छत्र। इसका फूल त्रिज्या सम्मिति द्विलिंगी होता है। परिदल पुंज, परिदल 6, 3x3, प्राय नली में जुड़े हुए कोशपर्शी पुष्पदल विन्यास। इसका पुमंग 6 पुंकसर 3x3 के रूप में होते हैं। इसका जायांग त्रिअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती, त्रिकोष्ठी, जिसमें अनेकों बीज स्तंभीय और इसमें स्तंभीय बीजांडासन होता है। इसका फल संपुट और कभी कभी सरस होता है। इसका बीज भ्रूणपोषीय होता है। इसका पुष्पी सूत्र कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये है इसका पुष्पी चित्र। आइए इसका आर्थिक महत्व जानते हैं। इस कुल के अधिकांश पौधे सजावटी होते हैं, जैसे ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। औषधि के स्रोत जैसे एलो, कुछ सब्जियां जैसे एस्पैरागस, कॉल्चिसिन देने वाले पौधे भी इसी कुल में होते हैं, जैसे कॉल्चिकम ऑटमनेल। इस वीडियो में हमने सीखा कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन और इसी तरह यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि डिजी7 के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा हिंदी का अध्याय कैदी और कोकिला। साथ ही 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा बायोलॉजी का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आइए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। साथ ही 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूज। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डिजी7 इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।